नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति जो टॉपिक है उसे पढ़ रहे थे और स्पेशल केस उसके देख रहे थे। आज जो अपने स्पेशल केस देख रहे हैं ये इसका चौथा स्पेशल केस है। आज अपने इसका जो स्पेशल केस देख रहे थे वो चौथा है, जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, आवेशित कण की गति को देखेंगे। आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति जब थीटा जो आपके पास में है ये कहाँ हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। यानी आवेशित कण की गति हम लोगों को देखनी है और कब देखनी है, ये तब देखनी है जब थीटा जो है उस थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। जब थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसमें अपना आवेश जो है वो किस प्रकार से गति करता है, ये आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो अब तक अपने ये बात कर चुके हैं कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, उसके अंदर अपने फॉर्मूला निकाल चुके थे F = QVB sin थीटा। ठीक है, और सदिश रूप लिख चुके थे F वेक्टर = QVB sin थीटा और n कैप। स्पेशल केस के अंदर सबसे पहले तो ये देखा था, यदि कण जो है वो गति नहीं करता है यानी v का मान यदि 0 है तो कण पर लगने वाले बल का मान भी कितना होगा, 0 होगा। दूसरा केस देखा था, उसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, थीटा जो है उसे 90 डिग्री ले रहे थे और सेकंड केस के अंदर अपने 90 डिग्री की बजाय 0 डिग्री ले रहे थे और 180 डिग्री ले रहे थे कि जब समांतर और प्रति समांतर हो उसमें भी क्या नहीं करता है, कण पर बल कार्य नहीं करता है। तीसरे केस के अंदर थीटा = 90 डिग्री ले रहे थे कि जब कण जहाँ अपना गति कर रहा है वहाँ यदि वो थीटा = 90 डिग्री के एंगल के साथ प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ वेग, तो क्या होता है, कण जब गति करता है इस प्रकार से तो उस पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है। और कण कौन से पथ में गति करता है, वर्ताकार पथ में गति करता है और वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r जो है वो किससे मिलता है, लोरेंज बल F = QVB से मिलता है। उसे सोल्व किया था हम लोगों ने। आज जो इसका चौथा केस पढ़ रहे हैं उसके अंदर आवेशित कण न तो 0 डिग्री बना रहा है ना ही 90 डिग्री बना रहा है, इन दोनों के बीच का कोई एक एंगल है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का। तब आज की जो कंडीशन अपने पास में कुछ इस तरीके से है, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र B है और ये कण का वेग v वेक्टर है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाता है तब देखिए इसके दो घटक, एक तो v cos थीटा और एक घटक इसका v sin थीटा। तो इसके दो घटक, एक cos थीटा का और एक sin थीटा का। इसके घटकों के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कण के वेग का एक घटक जो है, कण के वेग का एक घटक जो है, जैसे यहाँ v cos थीटा जो है ये कौन सी दिशा में है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, जिसके कारण कण पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त बल जो है वो कार्य नहीं करेगा। और ये जो बल है, वेग है, ये क्या है, v sin थीटा, जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है, इसके कारण कण पर बल लगेगा। और v cos थीटा घटक जो है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आप लोग मान सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो इसकी वजह से तो कोई बल नहीं लगेगा, परंतु जो साइन थीटा का घटक है इसकी वजह से कण पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाता है, कण जो है किस प्रकार से गति करेगा। तो v sin थीटा जो घटक है ये क्या कर रहा है, कण पर बल लगा रहा है। तो कण पर जब ये बल लगाएगा तो कण पर बल लगाने के कारण v sin थीटा 90 डिग्री का आप लोग देख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो बल लगता है ये क्या लगता है, अधिकतम लगता है। जब ये अधिकतम बल कण पर कार्यरत होता है तो कण जो है वो किस प्रकार के पथ में गति करना प्रारंभ कर देता है, कण जो है वर्तीय पथ में गति करना प्रारंभ कर देता है। परंतु जो cos थीटा का घटक है उसकी वजह से कण कौन से पथ में गति करता है, रेखीय पथ में गति करता है। तो देखना, समझना इस बात को कि यहाँ एक घटक तो इसे वर्तीय पथ में घुमा रहा है और एक घटक जो है इसे रेखीय गति करवा रहा है। तब दोनों मिलकर के कण जो है वो कौन से पथ में गति करेगा, कण जो है वो सर्पिलाकार जो आपका पथ है या कुंडलिनी पथ जो है, कुंडलिनी पथ आप लोग बोल सकते हो, इस कुंडलिनी पथ के अंदर कण जो है अपना क्या करना प्रारंभ कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो कुंडलिनी पथ या सर्पिलाकार पथ आप लोग इसे बोल सकते हो। कुंडलिनी पथ या आप लोग इसे क्या नाम दोगे, सर्पिलाकार
पथ। इस पथ में कण जो है वो गति करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। इसमें से दो घटक जो लग रहे हैं v cos थीटा और v sin थीटा, v cos थीटा का जो घटक है ये तो क्या करेगा, कण को रेखीय गति प्रदान करेगा, यानी v cos थीटा के घटक की वजह से तो कण रेखीय पथ में क्या करेगा, लगातार गति करेगा। पर जो v sin थीटा का घटक है ये क्या करेगा, इसे वर्ताकार पथ में घुमाएगा, जिससे परिणामी जो आपका कण गति करेगा वो क्या करेगा, एक सर्पिलाकार या कुंडलिनी पथ में लगातार गति करेगा। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है कि जब थीटा इक्वल ना तो 90 डिग्री और ना ही 0 डिग्री हो, 0 और 90 के बीच का कोई एंगल होता है, तो उस समय कण जो अपना गति करता है तो उस गति के अंदर उसके गति का पथ कैसा होता है, तो उसकी गति का पथ कुंडलिनी पथ या सर्पिलाकार पथ होता है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात कर लेते हैं इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या की। तो अपने v का फॉर्मूला लिखते हैं mv/q_b। क्या लिखते हैं, r इक्वल हम लोग लिखते हैं mv/q_b। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कौन से घटक की वजह से ये वर्तीय गति कर रहा है, तो साइन थीटा के घटक की वजह से ये क्या कर रहा है, वर्तीय गति कर रहा है। तो v की जगह आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, v की जगह लिखना पड़ेगा v sin थीटा, यानी आप लोग क्या लिखोगे, r की जगह लिखोगे r इक्वल mv sin थीटा/q_b। क्यों, क्योंकि ये जो आपने लिखा है mv/q_b, इसके अंदर ये जो घटक आ रहा है ये कौन सा घटक है, लंबवत घटक है। v का कौन सा घटक है, लंबवत घटक है, और लंबवत घटक जो है वो कितना है, v sin थीटा है। आई बात समझ में। और ये जो इसका घटक है ये कौन सा है, समांतर घटक है। तो सीधा समझा रहा हूँ मैं आपको तो कि आपके पास में जो मान आएगा r का वो कितना आएगा, mv sin थीटा/q_b आएगा। और इससे आप लोग क्या कर सकते हो, आवर्तकाल का मान ज्ञात कर सकते हो, कण का आवर्तकाल को t से लिखते हैं और फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2πm/q_b लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2πm/q_b लिखते हैं। इसे अपने व्युत्पन्न करके देखते हैं। ये तो वो फॉर्मूला है जो अपना आता है, ये सीधा क्यों लिख दिया इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसे व्युत्पन्न करके आपको दिखाता हूँ कि आवर्तकाल का ये जो सूत्र है अपने लिखा कहाँ से है। तो आवर्तकाल का जो सूत्र आप लोग लिखोगे इसके अंदर फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, देखिए t इक्वल 2πr/v, दूरी बराबर चाल गुना समय जो सूत्र होता है, या समय बराबर दूरी बटा चाल जो सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से अपने लिखा 2πr/v। v की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 sin थीटा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल भी किसका होगा, वर्तीय गति का होगा, और वर्तीय गति साइन थीटा के घटक की वजह से हो रही है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, v sin थीटा लिखा है। r का मान रखिए 2π v sin थीटा, और r का मान देखिए क्या है, r का मान है mv sin थीटा/q_b। v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल, t इक्वल 2πm/q_b। t इक्वल कितना, t इक्वल है 2πm/q_b। कण के आवर्तकाल का सूत्र आता है 2πm/q_b। ये फॉर्मूला वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। इसे सेम क्यों लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब अपने लास्ट इसे व्युत्पन्न किया था तो t के फॉर्मूले के अंदर देखा था कि t का जो मान है वो वेग पर डिपेंड नहीं करता है। यदि कण का वेग बदलता है तो त्रिज्या उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है, जिससे आवर्तकाल t नियत रहता है। यहाँ वेग घटकों के रूप में प्राप्त हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवर्तकाल t जो है वो क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। तो t का जो मान है वो कितना है, 2πm/q_b है। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं पिच और चूड़ी अंतराल की। पिच या अपने इसे क्या बोलेंगे, चूड़ी अंतराल कहेंगे। तो देखिए पिच या चूड़ी अंतराल जो है इसका मान अपने पास में कितना आएगा, अपने लिखें पिच यानी चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल का मतलब होता है दो चूड़ियाँ जो आपके पास में, दो क्रमागत चूड़ियाँ जो है, जैसे यहाँ ये दो क्रमागत चूड़ियाँ हैं, इन दो क्रमागत चूड़ियों के मध्य की दूरी, ठीक है। ये भी पिच है, यहाँ पर ये ले सकते हो आप लोग, या फिर ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो। तो दो क्रमागत चूड़ियाँ जो है उनके मध्य दूरी, या एक चक्कर में कण के द्वारा तय की गई रेखीय दूरी। एक चक्कर यहाँ से यहाँ फिर से जब ये पहुँचता है, ये पॉइंट फिर से जब ज़मीन को टच करेगा तो ये कितना चक्कर तय कर चुका होगा, एक चक्कर तय कर चुका होगा। तो एक चक्कर में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक चक्कर में पिंड के द्वारा तय की गई रेखीय दूरी को कहते हैं चूड़ी अंतराल। क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। चूड़ी अंतराल को लिखते हैं किससे, स्मॉल x से। तो दूरी का सूत्र हो गया, दूरी बराबर क्या लिखते हैं, चाल गुना समय। तो समय तो t लिख दिया, और चाल अब की बार कौन सी आएगी, v cos थीटा आएगी। कौन सी आएगी, v cos थीटा। इस और चुंबकीय क्षेत्र है तो चाल कौन सी आएगी, v cos थीटा आएगी। क्यों, क्योंकि रेखीय गति कौन से घटक की वजह है, v cos थीटा घटक की वजह से है। तो x किसके बराबर भी, x t का मान रखिए, t का मान कितना है, t का मान है 2πm/q_b, और यहाँ कितना आ जाएगा,
v cos थीटा आ जाएगा। तो x इक्वल कितना, x इक्वल 2 पाई m QV इंटू क्या आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, x और r जो है, इस x और r में अपने क्या कर सकते हो, संबंध व्युत्पन्न कर सकते हो। तो x और r में यदि आपको संबंध व्युत्पन्न करना आ जाए, x में और r में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, mv/qv का मान रख दीजिए। किसका, mv/qv का। तो देखिए x इक्वल तो कितना बचा हुआ है, x इक्वल आपके पास में बचेगा इसे छोड़ने के बाद में 2 पाई कोस थीटा, कितना, 2 पाई कोस थीटा, और मान किसका रख दिया, mv/qv का। mv/qv का मान कितना आएगा, यहाँ से r साइन थीटा, कितना, r साइन थीटा। इसे क्या लिख सकते हो, x इक्वल 2 पाई r/tan थीटा, क्योंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, जो 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो ये मान जो आपका किसके बराबर है, x बराबर 2 पाई r/tan थीटा के बराबर है। x और r में संबंध क्या है, x इक्वल 2 पाई r/tan थीटा है। तो आपके पास में जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र जो है आपके पास में, जैसे अलास्का और उत्तरी कनाडा है, वहाँ क्या होता है, आकाश में रंग बिरंगे प्रकरण जो है वो दिखाई देते हैं। उन रंग बिरंगे प्रकरणों की व्याख्या जो है अपने क्या कर सकते हैं, अभी जो टॉपिक पढ़ा है इसकी सहायता से अपने कर सकते हैं। वहाँ जो रंग बिरंगे प्रकरण दिखाई देते हैं, उन प्रकरणों को जाना जाता है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है उन्हें, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति क्या है, तो आपके पास में जो ध्रुवीय प्रदेश है, जैसे अलास्का, उत्तरी कनाडा है, वहाँ क्या होता है, आकाश में रंग बिरंगे प्रकरण जो है आपको गति करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें ही किस नाम से जाना जाता है, उन्हें ही अपने उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद में अपना अगला टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन अपने पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। साइक्लोट्रॉन हमारा नया टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है वो होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन अपने पास में क्या है, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम तो था लोरेंस और एक का नाम था लिविंगस्टोन। लोरेंस और लिविंगस्टोन ने क्या किया, एक ऐसे उपकरण का या एक ऐसी मशीन का क्या किया, आविष्कार किया या निर्माण किया, जो क्या करती हो, भारी कणों जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, इनको क्या कर सकती है, उच्च ऊर्जा प्रदान कर सकती है या उच्च वेग प्रदान कर सकती है। इस मशीन को उच्च वेग यानी इसे क्या कर देना, त्वरित कर देना। ठीक है, यानी लिविंगस्टोन और लोरेंस ने क्या किया, एक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में धनावेशित कण हैं जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन, इन कणों को क्या किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, और उच्च वेग प्रदान किया जा सकता है। इसलिए अपने इसे क्या नाम देते हैं, साइक्लोट्रॉन नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, कि साइक्लोट्रॉन जो है उसका सिद्धांत क्या होता है। तो नया टॉपिक अपना इसी के अंदर आता है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। तो देखिए साइक्लोट्रॉन जो है, उस साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है। साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है कि अपना जो धनावेशित कण होता है, साइक्लोट्रॉन में क्या है, धनावेशित कण जो है, इस धनावेशित कण को उच्च आवर्ती तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या करवाई जाती है, बार बार वर्ताकार गति करवाई जाती है। देखिए साइक्लोट्रॉन में क्या होता है सिद्धांत में, कि इसके अंदर अपने धनावेशित कण होता है। इस धनावेशित कण को उच्च आवर्ती के विद्युत क्षेत्र और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करवाई जाती है, बार बार गति करवाई जाती है। बार बार गति करवाने से विद्युत क्षेत्र की वजह से कण जो है उसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कण जो है वो क्या होता है,
त्वरित होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या करता है, कण को वर्ताकार पथ प्रदान करता है गति करने के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र वर्तीय पथ प्रदान करेगा और विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा, कण त्वरित हो जाएगा, और इससे कण जो है उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इससे कण की ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये क्या है, अपने पास में साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। ठीक है, यानी अपने क्या है, धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र और प्रबल लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करवाई जाती है, गति करवाई जाती है। बार बार क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं। इससे क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, कण को ऊर्जा प्रदान करेगा, त्वरित करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या करेगा, वर्ताकार पथ प्रदान करेगा, जिससे कण जो है वो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। तो ये साइक्लोट्रॉन का आपके पास में क्या है, सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की रचना की। साइक्लोट्रॉन की रचना, तो साइक्लोट्रॉन में आपके पास में क्या होता है, दो खोखले अर्धवर्ताकार कक्ष होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दो खोखले अर्धवर्ताकार कक्ष। इस तरीके से क्या होते हैं आपके पास में, दो खोखले अर्धवर्ताकार कक्ष होते हैं। इन कक्षों को डीज कहते हैं। इन कक्षों को किस नाम से जाना जाता है, इन कक्षों को जाना जाता है डीज के नाम से। डीज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनकी आकृति जो है वो इंग्लिश के अक्षर डी की तरह होती है, इसलिए अपने इसे किस नाम से जानते हैं, डीज के नाम से जानते हैं। इनके मध्य जो है वो क्या किया जाता है, थोड़ा अंतराल जो है वो छोड़ा जाता है। इनके मध्य थोड़ा अंतराल छोड़ा जाता है, जहाँ क्या किया जाता है, उस पुंज को रखा जाता है, और यहाँ क्या कर दिया जाता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र जो है वो आरोपित कर दिया जाता है। ये अंदर से क्या होते हैं, बिल्कुल खोखले होते हैं। जैसे ये D1 है और ये क्या है, D2 है, तो अंदर से ये क्या होते हैं, खोखले होते हैं, और इन्हें लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने रख देते हैं। इन्हें किसके अंदर रख देते हैं, या किसके मध्य रख देते हैं, तो इसे रखा जाता है दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के मध्य। प्रबल चुंबकीय ध्रुव कौन से है, N और S है। तो N और S दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या कर दिया जाता है, इन्हें रख दिया जाता है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो तीर का निशान बना रखा है मैंने, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को अपने ये दर्शाएगा। और पूरे उपकरण को अपने उठा करके कहाँ रख देते हैं, निर्वात में रख देते हैं, या निर्वातित कक्ष के अंदर अपने रख देते हैं, जो 10⁻⁻⁶ mm पारे के दाब पर होता है अपने पास में। ठीक है, तो निर्वातित कक्ष में क्यों रख देते हैं, क्योंकि आपके पास में जो कण है उनका आकार क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और कण का आकार छोटा होने के कारण वो क्या करेंगे, यदि निर्वात नहीं है तो हवा या वायु जो है उसके कणों से टकरा जाएंगे, और उन्होंने जो ऊर्जा ग्रहण की है वो फिर से क्या हो जाएगी, ऊर्जा उनकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कक्ष जो है ये पूरा उपकरण जो है कहाँ रखा जाता है, निर्वात के अंदर रखा जाता है। यहाँ एक खिड़की बनाई जाती है W, जिससे ये कण जो है वो क्या निकल जाए, बाहर निकल सके। ठीक है, तो इसके अंदर अपने प्रत्यावर्ती स्रोत बना दिया, आवेशित कणों का पुंज, और आवेशित कण जो है उनका पथ बना देते हैं। ये क्या है, यहाँ पर इसका प्रत्यावर्ती स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत है। और यहाँ इस तरीके से ये जो है ये क्या आ जाएगा, इनका पथ आ जाएगा। ये क्या है, जो पुंज है उसका पथ है, और ये आपको क्या है, जो त्वरित पुंज आपको प्राप्त होना चाहिए था वो यहाँ से आपको त्वरित पुंज जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और बात कर लेते हैं इसकी कार्यविधि की कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो अपने क्या किया जाता है, इस पर उच्च आवृत्ति का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कार्यविधि जब हम लोग इसकी पढ़ते हैं, कार्यविधि कार्यविधि इसकी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ 10⁻⁶ हर्ट्ज आवृत्ति और 10⁻⁴ वोल्ट, यानी एक उच्च आवृत्ति और अधिक विभवांतर का विद्युत क्षेत्र इस पर क्या किया जाएगा, आरोपित किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र जो है उसकी आवृत्ति अपने इस प्रकार से सेट करते हैं कि उसकी आवृत्ति और ये जो आपके पास में डीज बनी हुई है, इन डीज के प्लस माइनस जो बदलेंगे, यानी डीज जो है इनकी ध्रुवता जो है वो किसके बराबर हो, अर्ध आवर्तकाल के अंतर से वो बदलनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास में जो डीज है, जैसे ये डीज अपने बनाए, ये डीज है, तो विद्युत क्षेत्र जो है उसकी आवृत्ति को कुछ इस तरीके से सेट रखेंगे अपने। ये D1 है, ये D2 है,
देखिए अपने क्या कर रहे हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र जो है उसकी आवर्ती जो है इस प्रकार से सेट करते हैं कि अर्ध आवर्तकाल के बाद ये जो डीज है इनकी ध्रुवता जो है वो क्या हो जाए, आपस में बदल जाए। जो प्लस की है वो माइनस में हो जाए और जो माइनस की है वो किस में बदल जाए, प्लस में बदल जाए। जब अपने पास में क्या होता है, स्मॉल m द्रव्यमान और q आवेश का आयन जो है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या डी में प्रवेश करता है, जहाँ पर क्या है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी समय स्मॉल टी पर अपने ये मान करके चलते हैं कि किसी समय स्मॉल टी पर क्या है, D1 जो है वो तो क्या है पॉजिटिव है और D2 जो है वो क्या है नेगेटिव है। यानी अपने ये मान करके चल रहे हैं कि अपने पास में कोई धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान m है और आवेश कितना है, q है, जो कहाँ प्रवेश कर रहा है, इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और उस समय D1 पॉजिटिव है और D2 जो है वो क्या है नेगेटिव है। उसमें जो आपका कण है वो कहाँ से जा रहा है, इस D1 को पार करता हुआ आगे पहुंच रहा है। तो उस समय D2 जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, धनावेशित कण है। तो धनावेशित कण होने की वजह से ये D2 क्या करेगा, उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे जो आपका धनावेशित कण है वो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। धनावेशित कण जो है वो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा और उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि QV हो जाएगी। ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, उसकी QV वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद में जब समय क्या होता है, T + T/2 होता है, यानी अपना जो धनावेशित कण है वो इस D के अंदर, D2 की यदि बात करें तो इसके अंदर कितने समय तक रहता है, T/2 समय तक रहता है। D1 में भी कितने समय तक रहता है, T/2 समय तक रहता है। अपनी आवर्ती इस प्रकार से सेट कर रखी है कि हर T/2 समय के बाद में ध्रुवता जो आपस में क्या हो जाए, बदल जाए। अगर ऐसा हो तो T + T/2 समय पर जो ध्रुवता है वो आपस में क्या हो जाएगी, इनकी बदल जाएगी। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी ये डायग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका कण यहाँ से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये माइनस होने की वजह से कण फिर से त्वरित हो जाएगा और कण की ऊर्जा में फिर से कितनी वृद्धि हो जाएगी, QV वृद्धि हो जाएगी। और एक पूरे चक्कर के दौरान कण जो है वो 2 बार इन खाली जगह को पार करता है, इसलिए कण की ऊर्जा में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, QV हो जाएगी। ठीक है, कण की कुल ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, QV वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग ये बात भी ध्यान रखोगे कि कण जो है उस कण की आवर्ती और जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र है उसकी आवर्ती का मान जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उस अवस्था को जाना जाता है अनुनादी आवर्ती के नाम से। यानी कण जो है उसकी आवर्ती और आपके पास में जो विद्युत क्षेत्र है उसकी आवर्ती का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवर्ती, या अपने इसे क्या कहते हैं, अनुनादी आवर्ती। तो अनुनादी आवर्ती पर अपना कण जो है वो क्या होगा, यहाँ से बाहर की ओर गति करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी अनुनादी अवस्था के बाद में, अनुनादी आवर्ती के बाद में गणितीय विवेचना की बात करते हैं कि गणितीय विवेचना जो है इसकी किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए अपने पास में इसकी गणितीय विवेचना, अनुनादी अवस्था पर जो आवर्ती होती है उसे अनुनादी आवर्ती या साइक्लोट्रॉन आवर्ती अपने कहते हैं। देखिए आगे अपने टॉपिक के अंदर आती है गणितीय विवेचना कि साइक्लोट्रॉन जो है उसकी गणितीय विवेचना किस प्रकार से करते हैं। तो एक तो आप लोग इसके अंदर जानते हो कि साइक्लोट्रॉन जो है उसके अंदर कण जो है वो क्या करता है, वर्ताकार पथ में गति करता है। और वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। और ये अभिकेंद्रीय बल जो है इसे कहाँ से मिलेगा, ये अभिकेंद्रीय बल मिलेगा लोरेंज बल के द्वारा। ठीक है, तो mv²/r। यहाँ से यदि आप लोग r का मान ज्ञात करना चाहो तो ये कैंसिल, r इक्वल कितना, mv/qv। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे आप लोग ये लिख सकते हो ना, p/qv। p जो है वो क्या है, यहाँ पर संवेग है। p क्या है, संवेग है। तो r इक्वल आपने क्या लिख दिया, r इक्वल आपने लिख दिया mv/qv। और कण का यदि आवर्तकाल ज्ञात किया जाए तो कण का आवर्तकाल देखिए कितना आएगा, कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल जिसे अपने t से लिखते हैं तो ये आएगा 2πr/v। कितना आएगा, 2πr/v आएगा। और v का या r का यदि आप लोग मान रख देते हो तो v से v कैंसिल हो जाता है। और थोड़ी देर पहले अपने सोल्व किया, ये कितना आता है,
2 पाई m अपॉन क्यू बी आता है। और यदि आवर्ती का मान आप लोग ज्ञात करना चाहो कि आवर्ती कितनी आती है, तो आवर्ती का मान, आवर्ती न्यू या n से यदि आप लोग लिखो, जैसे n से मैं लिख देता हूँ, तो इस आवर्ती n का मान आता है 1/t। रेखीय आवर्ती होती है जिसे अपने f से भी लिखते हैं, तो n इक्वल 1/t किसके बराबर, क्यू बी अपॉन 2 पाई m के बराबर आ जाता है। ठीक है, आवर्ती किसके बराबर आ जाती है, क्यू बी अपॉन 2 पाई m के बराबर आ जाती है। इस आवर्ती का मान किसके बराबर होना चाहिए, तो इस आवर्ती का मान जो है वो प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती के समान होना चाहिए। इसलिए इस आवर्ती को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इस आवर्ती को अपने जानते हैं साइक्लोट्रॉन आवर्ती के नाम से। यहाँ जो आपके पास में ये आवर्ती है, इस आवर्ती को किस नाम से जानते हैं, तो इस आवर्ती को जानते हैं साइक्लोट्रॉन आवर्ती के नाम से। इस आवर्ती को अपने क्या कहते हैं, इस आवर्ती को कहते हैं अपने साइक्लोट्रॉन आवर्ती। ये आवर्ती कौन सी है, साइक्लोट्रॉन आवर्ती है। किसके बराबर है, n इक्वल 1/t के बराबर है। यहाँ से कोणीय आवर्ती का मान, ओमेगा का मान यदि आप लोग ज्ञात करना चाहो, ओमेगा इक्वल 2 पाई f या 2 पाई n, और ये मान आप लोग यहाँ पर रख करके इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में क्या बनेगा। तो कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए, ई के, कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है 1/2 mv², यानी ई के इक्वल 1/2 m, और v का मान आपको क्या करना है, रखना है। तो v का मान आप लोग यहाँ से रख सकते हो। v का मान यदि यहाँ से निकालते तो कितना आता भी, क्यू बी आर अपॉन m आता है। v का मान यहाँ से कितना आता, क्यू बी आर अपॉन m। ठीक है, यहाँ पर रख देते तो कितना बनता, ये बनता q² b² r² अपॉन m²। m से m कैंसिल, तो e की इक्वल कितना बनता, 1/2 q² b² r² अपॉन m। ये फॉर्मूला अपने पास में बन जाता। और कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा देखें, यदि अपने क्या देखें, कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा देखें, तो कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो कब प्राप्त होगी, तो कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी जब स्मॉल r किसके बराबर हो, कैपिटल R के बराबर हो। किसके बराबर हो, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, तब आपको क्या प्राप्त होगी, कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि इसके बाद में तो कण टकरा ही जाएगा d से। तो E के मैक्सिमम देखें तो अधिकतम मान कब आएगा, जब 1/2 q² b² r² अपॉन कितना हो, m हो। अब अपने ये मान करके चले कि कण यहाँ से जब बाहर निकल रहा है, यहाँ से जब क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तब वो कितने चक्कर लगा चुका होता है, कैपिटल N चक्कर लगा चुका होता है। तो ये अधिकतम मान जो है, जो अपना कितना आ रहा था, 2qv आ रहा था एक चक्र में, तो कितने चक्कर लगाने पर आ रहा है, ये n चक्कर लगाने पर आ रहा है। तो ये ऊर्जा किसके बराबर, 2qv अपॉन इंटू n के बराबर, 2qv n के बराबर। तो n का मान आप लोग याद कर सकते हो दोनों को बराबर रख करके। कैसे देखो, 2qvn बराबर 1/2 q² b² r² अपॉन m। इस q से ये q कैंसिल, तो n का मान देखिए कितना, 1/4, ऊपर की टर्म देखिए एक बार, q b² r² अपॉन m, और कौन, v। क्या बना, ये बना n इक्वल 1/4 और साथ में कितना, q b² r² अपॉन m v। ये n जो है उन चक्रों की संख्या है। इतने चक्कर लगाने के बाद में अपना कण जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, कल अपने साइक्लोट्रॉन के उपयोग पढ़ेंगे और साइक्लोट्रॉन की सीमाएं पढ़ेंगे कि साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या क्या है और साइक्लोट्रॉन के उपयोग क्या है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस कैलकुलेशन के बारे में आपको बताता हूँ, ये कैलकुलेशन अपने पहले कर चुके हैं। ठीक है, कल का जो अपना लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपने डिटेल से ये सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं हमने, इसलिए इन्हें मैंने थोड़ा जल्दी बताया आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन कल ही अपने लास्ट वीडियो के अंदर सोल्व की है। ये कैलकुलेशन नहीं है पर इसमें कुछ भी नहीं है। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² आप सभी जानते हो, बस v का मान रखना है, ये सूत्र सीधा आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ ये मान करके चलिए कि n चक्रों के बाद कण अपना क्या हो रहा है, इस साइक्लोट्रॉन की डी जो है उससे बाहर निकल रहा है। तो एक चक्कर में कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, 2qv ग्रहण करता है, तो n चक्रों में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n का मान आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है।